हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। माय मेट इज़ नॉट अ ड्रैगन का पार्ट 21 स्टार्ट करते हैं। ईबो और सान दोनों अपने घोड़े पर बैठ करके फाइनली ड्रैगन किंगडम पहुंच ही गए थे, जिसमें सान ने ईबो को बहुत ज़्यादा परेशान किया था। बीच रास्ते में उतर करके उसने ईबो को मारा भी था, जब ईबो को उसने एक ओमेगा के साथ देख लिया था। ड्रैगन किंगडम पहुंचने के बाद में उन लोगों को रिसीव करने के लिए वहां पर उनकी छोटी माँ वहां खड़ी हुई थी। सब लोग उतरे और जान को ईबो ने अपना हाथ दे करके नीचे उतारा। वहां पर जो लोग मौजूद थे वो लोग शॉक में थे, जो ड्रैगन किंगडम के लोग थे वो, क्योंकि इस इंसान को कभी भी उन्होंने ईबो के साथ नहीं देखा था। फिर सबको लगा कि हाँ, ये ओमेगा हुआ तो क्या हुआ, ये उनका कोई दूर का कज़न भी हो सकता है। ईबो और जान एक साथ चलते हुए अंदर की तरफ जा रहे थे। महल में ईबो उसे अपने कमरे में ले गया। सान, जो कि बहुत ज़्यादा थका हुआ था, ऐसा ईबो का मानना था, तो ईबो ने कहा, सान तुम थोड़ी देर के लिए आराम करो और सो जाओ। जब तुम जाग जाओगे तो हम बाहर चलेंगे। सान ने भी बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। वो दोनों पलंग पर जाकर के लेट गए थे, बट उससे पहले वो उन लोगों ने फ्रेश वगैरह हो गए थे। सान, जिसकी आंख लग गई। ईबो, जिसने देखा कि जान तो सो गया है। ईबो, जो बाहर आने वाला था और सबसे ये बोलने वाला था कि जान के सामने उसकी प्रीवियस लाइफ के बारे में, पास्ट लाइफ के बारे में कोई भी बात ना की जाए। उसे पता है उसने जो कुछ अभी झेला है ना, वो दोबारा से वो सब कुछ नहीं झेलना चाहता है। अगर जान को वैसा कुछ दोबारा से सुनने में मिला तो पक्का जान इस बार तो उसे सच में जिंदा जमीन में गाड़ देगा। ईबो ने आहिस्ता से जो अपने ऊपर जो जान सो रहा था उससे थोड़ा सा साइड किया और वो उस बेड से उठ गया। बेड से उठने के बाद वो बाहर आया। बाहर आकर के वो इधर उधर देख रहा था कि कोई दास दासी उसे दिख जाए, इस ऐसा दास दासी जो पूरे में ये खबर फैला सके। सैनिकों की तो वहाँ कोई कमी ही नहीं थी। सैनिक से तो वो किसी से भी बोल सकता है, पर उसे कोई ऐसी दास चाहिए था जो पूरे में खबर एक बार में ही फैला दे। ईबो, जो महल में चल रहा था, तभी वो किसी से टकरा गया। ईबो, जो पुराना वाला ईबो तो था नहीं, तो वो अभी ज़्यादा सैनिक अपने साथ लेकर के नहीं घूम रहा था। जैसे ठाट बाट से वो घूमा करता था वैसे नहीं घूम रहा था। आराम से आहिस्ता से अपने महल में टहल रहा था। वो किसी से टकरा गया था। सामने वाला इंसान जैसे नीचे गिर गया था। ईबो, जिसने तुरंत ही काइंडनेस दिखाते हुए अपना हाथ बढ़ाया और कहा, आप ठीक तो है ना। वहाँ एक लेडी थी जो देखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन अब ईबो को इस सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। उसने उस लड़की को उठाते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना। उस लड़की ने शर्माते हुए कहा, जी राजकुमार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो लड़की ईबो की तरफ नहीं देख रही थी, नीचे ज़मीन की तरफ देख रही थी। ईबो ने कहा, ऐसा बोलकर वो जाने लगा, लेकिन उस लड़की ने तुरंत ईबो का हाथ पकड़ा और कहा, राजकुमार। ईबो ने कहा, हाँ बोलो। ईबो, जो अपने हाथ की तरफ देख रहा था, वो हाथ छुड़ाने वाला था। उस लड़की ने अपने दूसरे हाथ से भी ईबो का उसी हाथ को पकड़ते हुए कहा, राजकुमार, क्या आपको मैं याद हूँ। ईबो ने कहा, तुम कौन हो। उस लड़की को जैसे थोड़ा सा बुरा लगा, तो उसने कहा, राजकुमार, आप और मैं एक साथ थे, आपको याद है। आप जब यहाँ से ह्यूमंस की दुनिया में जाने वाले थे, उससे 1 महीने पहले आपकी आपकी जो रिटाई थी, तो उसमें आप मेरे साथ थे। ईबो, जिसने गल्प किया और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने किस किस के साथ रातें रंगीन की हैं, उसे खुद भी याद नहीं है। उसने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, हाँ, वो पुरानी बात है, उसे भूल जाओ। उस लड़की ने तुरंत ही ईबो के हाथ को टाइटली पकड़ा। ईबो अगर अपने फॉर्म में होता ना पहले की तरह, तो वो इस लड़की को तुरंत ही अपने से झटका देकर दूर कर देता। लेकिन अब ईबो को पता है कि दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहिए। ये सब कुछ उसने जान से सीखा है, इसलिए वो यहाँ भी उसी चीज़ को अपना रहा था। तो उसने आहिस्ता से उस लड़की से अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहा, देखिए, मुझसे थोड़ा दूर रखिए, और यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सबसे कह दिए कि इस बारे में कोई बात ना करे। ईबो, जो जा रहा था मुड़कर, उस लड़की ने फिर से ईबो का हाथ पकड़ लिया। शायद उसमें ज़्यादा हिम्मत आ गई थी। ईबो, जो उससे इतने आराम से बात कर रहा था, इसलिए उस लड़की को लग रहा था कि ईबो उसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है। तभी किसी की तो आवाज़ आई, ओह, तो तुमने इसके साथ भी रातें रंगीन की हैं। ईबो ने उधर देखा, वो इस आवाज़ को जानता है। ईबो, जो अपनी जगह पर खड़ा खड़ा कांप गया, वहाँ जान खड़ा था। ईबो, जिसने गल्प किया और कहा, जान, सर मेरी बात सुनो। जान की नज़र ईबो के ऊपर नहीं थी, बल्कि वहाँ थी जहाँ पर ईबो का हाथ उस लड़की के हाथों में था। ईबो, जिसने तुरंत ही अपना हाथ पीछे खींचा, वो लड़की इस सडन एक्शन से नीचे गिर गई। जान, जो कि ईबो की तरफ देख रहा था, और उसने एक पल भी गवाए बिना तुरंत ही अपनी तलवार निकालकर ईबो पर हमला कर दिया। ईबो के हाथ में भी उसकी तलवार थी। उसने अपने आप को डिफेंस किया। वो दोनों लड़ रहे थे। ईबो, जो ऊपर से नीचे डायरेक्ट कूद गया और हवा में झूलते हुए नीचे आकर के उतर गया। सान ने खुद भी ऐसा ही किया, और वो दासी जो वहाँ पर खड़ी खड़ी ईबो ये सब कुछ तमाशा देख रही थी, उसे तो यकीन ही नहीं आया कि राजकुमार के ऊपर कोई
कोई हमला कर सकता है। ईबो जो बस डिफेंस करने के लिए बाहर भाग रहा था और जान उसके पीछे पीछे। वो महल के बिल्कुल बीचों बीच आ गए थे, वहाँ उस एरिया में जहाँ से बहुत सारे लोगों ने देख सकते थे। वो लोग युद्ध के मैदान जैसा होता है, ऐसा भूभाग जहाँ पर युद्ध की तैयारी की जाती है, लोगों को शिक्षा दी जाती है युद्ध कला की, वहाँ आ गए थे। वहाँ आकर दोनों स्वॉर्ड फाइट कर रहे थे, एक दूसरे की तलवारों के साथ जैसे लड़ाई कर रहे थे। इस बार जान अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहा था। पिछली बार जैसे उसने ईबो के साथ लड़ाई की थी फीनिक्स किंगडम की किंग बनकर, वैसे उस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। वो दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सान पर वार कर रहा था। ईबो सान के इन वारों को अपने समझ नहीं पा रहा था। पिछले बार की टेक्निक से उसे समझ आ रही थी, पर इस बार की नहीं। अब इतना बड़ा तमाशा हो कि ड्रैगन प्रिंस पर कोई तलवार दाग दे तो कोई क्या वहाँ देखने नहीं आएगा। वहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ लग गई थी। सान ऐसा कर रहा था कि वो लड़ रहा था ईबो को, और ईबो को लग रहा था कि सान उस पर तलवार चलाना चाहता है, तो वो अपने आप को डिफेंस कर रहा था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। सान जो कि बार बार हमला किए जा रहा था। ईबो को इस बात का एहसास हो गया कि सान उसे मारना नहीं चाहता, उस पर हमला नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसके यहाँ पर रोप्स जल्द ही फट करके नीचे गिर गए थे। उनका तो चित्र चित्र उड़ गए थे, एक टुकड़ा वहाँ, एक टुकड़ा दूसरी दिशा में। ईबो जो कि रोप्स की 3 लेयर पहनता है, उसकी एक लेयर को सान ने पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया था। नस्तनाबूस करने के बाद में सान ने अपनी तलवार को वापस म्यान में रख दिया। ईबो ने भी रख लिया। ईबो ने पूछा, सान तुम ये क्या कर रहे हो? सान ने कुछ भी नहीं कहा। उसने डायरेक्ट वहाँ के पर खड़े होकर दासों की तरफ देखा और कहा, जाकर एकदम ठंडा 4 बाल्टी पानी लेकर आओ। सान ने बस ऐसा कह दिया। ईबो ने उन दासों की तरफ देखा और कहा, जाओ। ईबो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सान पानी क्यों मंगा रहा है अचानक से, वो भी इतना सारा। क्या वो इतना सारा पानी पिएगा? वो दास कुछ ही देर में वहाँ पर 4 बाल्टी पानी ले आए। सान ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, अब जाओ एकदम कड़क तक खौलता हुआ 4 बाल्टी पानी लेकर आओ। वो दास जैसे डर गए कि ये क्या बोल रहा है इंसान। फिर भी वो लोग गए और सान जो एक बाल्टी उठाया जिसमें लगभग बर्फ था, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था। सान जिसने कहा ईबो की तरफ देखते हुए, बैठ जाओ। ईबो ने कहा, हाँ यहाँ इस मैदान में? सान ने कहा, बैठो। ईबो वहाँ जाकर के बैठ गया, एकदम ऐसा होता है मेडिटेशन पोजीशन वाली, वैसी पोजीशन में बैठ गया। सान ने एक बाल्टी उठाया और तुरंत ही वो पूरा बाल्टी लेकर एकदम से ईबो के ऊपर दे मारा। वो पूरा पानी ईबो के फेस से होते हुए उसकी पूरी बॉडी में जा गिरा और ईबो जोर से चीखा, हाँ सान, ये पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। वो तुम्हें पता है सर्दियों के मौसम में कौन बर्फ जैसे पानी से नहाता है? पर सान को सोने की हालत में था ही नहीं। उसने दूसरी बाल्टी उठाई और उस बाल्टी को भी ईबो के सर से ले डाल दिया। तीसरी बाल्टी उठाई, उसका भी यही हाल किया। चौथी बाल्टी उठाई, उसका भी यही हाल किया। इतने में वो 4 खोलते हुए पानी की बाल्टियां भी आ गई थी। ईबो ने कहा, सान मैं जल जाऊंगा, ये नहीं, ये मत करना। सान जिसने कुछ भी नहीं सुना, उसने तुरंत ही वो खोलती हुई बाल्टी उठाई और ईबो के सिर पर डाल दी। ईबो एक बार के लिए चीख गया, फिर बाद में उसे कुछ एहसास नहीं हुआ। दूसरी बाल्टी उठाकर भी उसके ऊपर डाल दी, तीसरी भी उठाकर डाली, चौथी भी उठाकर डाली। इसके बाद भी ईबो ऐसा का वैसा बैठा रहा। हाँ, उसे थोड़ी सी जलन तो हो रही थी, पानी बहुत ज़्यादा गर्म था, फिर भी उसके शरीर पर एक भी निशान नहीं था जलने का। बस हाँ, उसके पूरे बॉडी पर जो स्किन थी वो रेड पड़ गई थी। सान जिसने अब ईबो के पास आया, उसने ईबो के उसी हाथ को लिया और वहाँ पर रगड़ते हुए कहा, यहाँ यहाँ उसने हाथ लगाया ना? अब अगर तुमने किसी को खुद को टच करने दिया ना, मैं तुम्हारी स्किन ही उतार फेंकूंगा। ईबो तो डर गया, क्योंकि सान ऐसा कर भी सकता है, ऐसा ईबो को लग रहा था। तो ईबो ने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं छूने दूंगा, पक्का। पर सान, मुझे बहुत ठंड लग रही है। सान ने कहा, गर्म पानी के बावजूद? ईबो ने कहा, पर पहले 4 बाल्टी ठंडा पानी भी तो था जो बर्फ का था। सान प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, इस बार मेरी गलती भी नहीं है, उस लड़की ने मेरा हाथ पकड़ा था। सान ने कहा, अच्छा तुम छुड़ा नहीं सकते थे? मैंने तो देखा, तुम तो बड़ा एंजॉय कर रहे थे जब वो तुम्हें हाथ लगा रही थी, है ना? ईबो जो अब वो क्या कहे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या ही कहे, तो वो चुप रहा। सान ने कहा, अब देखो जवाब भी नहीं दे रहे हो। ईबो ने कहा, पर मैं सच में नहीं कर रहा था। सान ने कहा, बहाने बना रहे हो, तुमसे बात करना ही बेकार है। सान वहाँ से चला गया, ईबो को उसी हालत में छोड़कर, और वहाँ पर उसके किंगडम वाले बस हाँ करके उसे देख रहे थे, मुंह खोल करके। उन सबकी आंखें शॉक में बड़ी हो गई थी, इतनी बड़ी कि सबकी आंखें निकल के बाहर ही आ जाएंगी। ईबो खुद भी अपनी जगह से उठा और सान के पीछे पीछे भाग गया। वो अपने कमरे में आया। कमरे में आने के बाद उसने देखा कि सान ने उसके लिए कपड़े निकाल दिए हैं। ईबो ने तुरंत ही दरवाज़ा बंद करते हुए अपने कपड़ों को निकाल फेंका। उसे सच में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। सान उसके पास टॉवल लेकर आया, उसे आहिस्ता से साफ करते हुए कहा,
उसे झुकाते हुए कहा, अब ऐसा मत करना, मुझे गुस्सा आता है और मेरा गुस्सा खतरनाक है। ईबो ने कहा, हाँ हाँ खतरनाक है, मैंने देख लिया। ईबो जो सोच रहा था, इससे पहले वाली सज़ा ज़्यादा अच्छी थी, कम से कम मार करके मुझे अच्छा तो कर देता है, इस बार तो इसने मुझे अच्छा भी नहीं किया, कितना बुरा है ये। ज़ान ने कहा, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ तुम क्या बोल रहे हो, इसलिए सोच समझ के सोचना अपने मन में। अगर मुझे पता चला कि तुम मेरी बुराई कर रहे हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ईबो ने तुरंत कहा, नहीं नहीं ज़ान, मैं कुछ भी गलत नहीं सोच रहा हूँ, मैं तो सब कुछ अच्छा सोच रहा हूँ तुम्हारे लिए। हाँ हाँ, मैं कुछ गलत नहीं सोच रहा हूँ। ज़ान ने फिर कुछ नहीं कहा, उसने उस टॉवेल को वहीं रख दिया, ईबो की तरफ मुड़ा, उसे कुछ कपड़े दिए जो कि काफ़ी गर्म थे और कहा, पहन लो इन्हें, और अब याद रखना, कोई लड़का या लड़की कोई भी तुम्हें छुआ ना तो मैं उसका हाथ बाद में तोड़ूंगा, पहले तुम्हारा तोड़ दूंगा। ईबो ने तुरंत कहा, नहीं 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 नहीं, कोई नहीं छुएगा, कोई नहीं छुएगा। ऐसा बोलकर ईबो जो कि उन कपड़ों को पहनने लगा। उन कपड़ों को पहनने के बाद ईबो को एक राहत मिली, उसे बहुत ज़ोर से ठंड लग रही थी। ईबो जो कि एक ड्रैगन है और वो अपने अंदर से आग को फेंक सकता है, इसलिए गर्म पानी से उस पर इतना ज़्यादा असर नहीं हुआ जितना कि ठंडे पानी से असर हुआ था। ठंडी का मौसम भी है, इसलिए उसके अंदर की गर्मी जो कि ठंडी पड़ती जा रही है। ज़ान जिसने ईबो को अपनी तरफ खींचा, उसके हाथ को लिया और उसमें अपने अंदर से कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र करने लगा। ईबो को उस एनर्जी की वजह से काफ़ी अच्छा महसूस होने लगा। ईबो जैसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, इवन उसने नहा भी तो लिया है इतने ठंडे ठंडे पानी से, तो वो सो गया वहीं पर। ज़ान जिसने ईबो को देखा और एक स्माइल किया, एक छोटा सा स्माइल किया। देन उसने ईबो के फोरहेड पर किस किया और कहा, तुम इतने भी बुरे नहीं हो। ऐसा बोलकर ज़ान जो कि उसके पास में उसके हाथ को लिया और उसके हाथ पर अपना सर रख करके सो गया। अब अगली बार जब ईबो की नींद खुली तो उसने ज़ान को देखा, ज़ान जो उससे पूरी तरह से लिपट कर सो रहा था। उसे ऐसे देख करके ईबो के फेस पर एक ब्राइट स्माइल आ गया। ईबो जिसने हल्के से अपने हाथों को ज़ान के बालों में दे दिया और उन पर फिराते हुए बोला, ज़ान बाबे, क्या तुम उठ गए? ज़ान जिसने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली, ईबो की तरफ देखते हुए कहा, बाबे, और मुझे कह रहे हो तुम? ईबो ने तुरंत कहा, तुम मेरा वाइफ हो ना, इसलिए। ज़ान तुरंत उठकर बैठ गया। उसने कहा, वाइफ? और मैं तुम्हारा? किसने कहा? ईबो ने तुरंत कहा, अरे तुम एक ओमेगा हो और मैं टॉप हूँ, तो तुम मेरे वाइफ ही हुए ना। ज़ान जिसने तुरंत कहा, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, और दूसरी बात, तुम मुझे बाबे नहीं बोल सकते, मैं तुम्हें ज़रूर बोल सकता हूँ। ईबो ने तुरंत कहा, क्यों? ज़ान ने कहा, तुम भूल रहे हो स्वीट हार्ट, मैं तुमसे 6 साल बड़ा हूँ। ईबो ने कहा, तुम दिखते तो नहीं हो 6 साल बड़े, तुम देखो ना अपने आप को, तुम मुझसे छोटे नजर आते हो, तुम कैसे बोल सकते हो कि तुम मुझसे बड़े हो? ज़ान ने कहा, अच्छा, क्या देखना ही सब कुछ होता है? पर मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे 6 साल बड़ा हूँ, इसलिए तुम मुझे गा कहोगे। ईबो ने तुरंत रिफ्यूज़ कर दिया। उसने कहा, बिल्कुल भी नहीं। ईबो जो बेड से खड़ा हो गया, ज़ान उसके पीछे पड़ गया था। ज़ान उससे बोल रहा था, ईबो मुझे गा कहो, ईबो मुझे गा कहो, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, ईबो। ईबो जो कमरे से बाहर निकल गया तुरंत ही, क्योंकि उसे पता है ज़ान ऐसे नहीं मानेगा। ज़ान ईबो के पीछे पड़ गया था। रात हो चुकी थी, अंधेरा छाया हुआ था, हर तरफ लालटेन चमक रही थी। वो रोशनी, पीली कलर की रोशनी हर तरफ फैली हुई थी, जिसने चारों तरफ गर्माहट सी बिखेरी हुई थी। ज़ान को खुद भी ये चीज़ अच्छी लग रही थी, क्योंकि वो खुद भी तो एक ड्रैगन है। ईबो आगे आगे चल रहा था और ज़ान को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था, और वो डायरेक्ट वहाँ पर पहुँचा जहाँ पर सब लोग अपना डिनर करने के लिए बैठे हुए थे। शायद सब लोग अभी अभी आए हुए थे। सब लोगों को झटका देते हुए ईबो जो कि वहाँ जा कर के बैठ गया ज़ान को लिए बगैर। ज़ान जिसने पाउट बनाया हुआ था, उसने कहा, ईबो तुम अगर वो नहीं कहोगे तो मैं जा रहा हूँ। ईबो ने कहा, तुम्हारी मर्जी। ज़ान जो पीछे मुड़ा, उसने कहा, हाँ तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं चला जाऊँ तो? ज़ान जो कि बहुत ज़्यादा शॉक में था, फिर उसे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ईबो जानता है उसे, वो ईबो को ऐसे छोड़ के नहीं जाएगा। सन अपने पाउटी फेस के साथ ही वहाँ उसी टेबल पर जाकर के बैठ गया। उसकी नज़र तुरंत ही वहाँ पर बैठे हुए कुरैन पर पड़ी, जो अपनी दाढ़ी को सहला रहा था। सन तुरंत उठ खड़ा हुआ। ईबो ने उसे देखा और कहा, कहाँ जा रहे हो? ईबो को लगा कि ज़ान सच में तो नहीं चला जाएगा। ज़ान जो कि वहाँ से घूमते हुए डायरेक्ट जो कुरैन है उसकी कुर्सी के पास आया। ईबो जैसे तुरंत समझ आएगा कि ज़ान के दिमाग में कौन सा खुरापाती आइडिया चल रहा है। उसने कहा, ज़ान चुपचाप यहाँ आकर के बैठो। ज़ान ने कहा, नहीं, अगर तुम वो नहीं कहोगे तो तुम जानते हो ना मैं क्या करूँगा। उसने कुरैन की दाढ़ी की तरफ पॉइंटिंग किया। उन्हें खुद भी समझ नहीं आया कि ये बच्चा कर क्या रहा है। कुरैन ने कहा, ए लड़के, क्या कर रहे हो यहाँ? अपनी कुर्सी पर जाके बैठो। ईबो, तुम्हारे मेट को मैं सहन नहीं करूँगा। ईबो जैसे पता है कि ज़ान के दिमाग में क्या चल रहा है, उसने कहा, हाँ 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 अंकल। ज़ान,
यहाँ आकर बैठो। सांजस ने तुरंत कहा, ईबो, अगर तुम वो नहीं कहोगे तो फिर आगे की बात तुम जानो। उसने अपना हाथ वांग कुरैन की तरफ बढ़ाया। कुरैन थोड़ा पीछे की तरफ झुक गया कि ये बच्चा आखिर करना क्या चाहता है। हाई कुरैन भी ये सब कुछ देख रहा था और उसका गुस्से का पारा चढ़ रहा था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इंसान के ऊपर कि ये लड़का है कैसा, इसमें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है और रॉयल फैमिली के साथ में कैसा बर्ताव कर रहा है ये। वो खुद भी अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। उसने कहा, मैं कहता हूँ ना, हम रूम में होंगे तब मैं कहता हूँ, अभी जाने दो। सान ने फिर से कहा, ईबो, अगर तुमने अभी नहीं कहा तो मैं ये दाढ़ी गायब कर दूंगा और फिर तुम्हारे अंकल तुम्हें पीटेंगे ना। ईबो ने कहा, सान मेरी बात सुनो। वांग कुरैन, जो कि बहुत बुरी तरह से भौचक्का हो गया था कि ये बच्चा उसकी दाढ़ी को गायब कर देगा, लेकिन क्यों, कैसे, और ये ऐसा कर क्यों रहा है। वांग कुरैन, जिसने उस बच्चे की तरफ देखा, मतलब जान की तरफ देखा और कहा, ए लड़के, तुम क्या मजाक कर रहे हो? अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें तुरंत ही तहखाने में बंद करवा दूंगा। सान ने एक तिरछी स्माइल हंसते हुए कहा, अच्छा ऐसी बात है, अब करवा दीजिएगा, अब आप सब कुछ करवा सकते हैं। ऐसा बोलकर उसने एक छोटी सी स्माइल की और अपनी पलकों को 2 बार ब्लिंक किया। इसके बाद वांग कुरैन जहाँ हाथ फिरा रहा था वहाँ कुछ भी उसे महसूस नहीं हुआ। उसने तुरंत हाथ लगाकर चेक किया, फिर अच्छे से चेक किया तो उसकी दाढ़ी गायब हो चुकी थी। ईबो जिसने गल्प किया और वो वहाँ से भागने वाला था, तभी जान ने कहा, ईबो, अगर तुम भागे तो फिर मैं तुम्हारे भाई के साथ भी कुछ कर दूंगा। हाई ग्वेन अपने भाई की तरफ देख रहा था और एक बार जान की तरफ कि उसका भाई इतना सब कुछ झेल रहा है। वहाँ पर जो सर्वेंट्स थे उनकी हंसी छूट रही थी क्योंकि कुरैन बिना दाढ़ी के बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। वो एकदम कार्टून की तरह दिखाई दे रहा था। सबको उस पर हंसी आ रही थी, सब लोग हंस रहे थे। जान, जिसने अभी तक कुरैन का वो बिना दाढ़ी वाला फेस नहीं देखा था, उसने भी मुड़कर देखा कि सब लोग हंस क्यों रहे हैं। उसने एक सर्वेंट से पूछा, ए, तुम लोग हंस क्यों रहे हो? उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन सर्वेंट्स ने अपना सर बस नीचे झुका लिया। फिर जान का नज़र भी वहाँ गया जहाँ ईबो देख रहा था। ईबो खुद भी हैरान था और उसकी भी हंसी छूट गई थी। वो खुद भी हंसे जा रहा था। और हाई क्वान, जो कि यहाँ का किंग है, वो बस अपने आप को कंट्रोल कर रहा था क्योंकि हंसी तो उसे भी आ रही थी अपने अंकल की ऐसी हालत देखकर। जान ने भी वहाँ देखा और वो जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, ईबो, ईबो, तुम्हारे अंकल को देखो ना, वो पूरे के पूरे एक अजीब बंदर की तरह लग रहे हैं जिसके पास कोई दाढ़ी नहीं है। जान, जिसने सबके सामने कुरैन को बंदर कह दिया था, कुरैन जो कि उठकर खड़ा हुआ, उसकी आंखों में लाल रंग था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। ईबो जैसे तुरंत समझ आया कि अब यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ घमासान युद्ध होने वाला है। उसने तुरंत उन दोनों के बीच में जाकर छलांग लगा दी और कहा, अंकल, मेरी बात सुनिए, शिफू, मेरी बात सुनिए। पर उसके शिफू उसकी सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने ईबो को साइड किया, जान की तरफ बढ़े। जान भी पीछे की तरफ चलने लगा और वांग कुरैन उसकी तरफ बढ़ रहे थे। ईबो जैसे लग रहा था कि जान क्या उसके अंकल से डर गया है, लेकिन कैसे? जान, जो कि एकदम डरावना चेहरा बनाते हुए, ऐसा लग रहा था उसे देखकर कि जैसे वो बहुत ज़्यादा डर गया हो और वो पीछे जा रहा था। उसने कहा, आप क्या सच में मुझे सजा देंगे? वांग कुरैन ने तुरंत कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी दाढ़ी मुझे वापस करो। जान, जो पीछे की तरफ जा रहा था और वांग कुरैन उसकी तरफ आ रहा था, वांग कुरैन ने अपनी स्पीड को बढ़ाया। जान ने भी अपने पीछे जाने की स्पीड को बढ़ाया। वो उल्टे पैर ही पीछे जा रहा था। जैसे ही वांग कुरैन उसकी तरफ भाग कर आए, जान, जो कि एकदम साइड से हट गया, एकदम साइड हट गया। वांग कुरैन जो जान के ऊपर बिल्कुल गिरने वाले थे, वो नीचे गिर गए और नीचे था बहुत सारा पानी जिसमें वो अपने मुंह के बल गिर गए थे। एक बड़ा सा टैंक रखा हुआ था वहाँ पर, जो कि शायद कुछ जानवरों को पानी पिलाने के लिए था, जो वहाँ के घोड़े वगैरह होते थे उनके लिए। वांग कुरैन उस पानी में गिर गया था और उस पानी का टेस्ट उसने चख लिया था, जो कि बहुत ज़्यादा गंदा था। जान अगेन जोर जोर से हंसने लगा। ईबो की तो हालत ख़राब हो रही थी कि वो क्या करे जान का। वो जान के पास आया, उसका हाथ पकड़ा और कहा, जान, बस बहुत हुआ, अब मेरे साथ चलो। जान ने कहा, पर ईबो, मैंने तो तुमसे साफ साफ कहा था, अगर तुमने मुझसे वो नहीं कहा तो मैं गड़बड़ करूँगा, और अभी तुम्हारा भाई बाकी है। ऐसा कहकर जान, जो कि अपनी एक उंगली से वहाँ इशारा कर रहा था जहाँ पर हाईक्वान बैठा है, हाईक्वान इस नज़ारे को अब और नहीं झेल पाया। वो खड़ा हुआ, उसने ईबो के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, ईबो, अब तुम्हारे इस बेवकूफ़ मेट को हम और नहीं झेल सकते। जान, जिसने सुना कि हाईक्वान उसे बेवकूफ़ बोल रहा है, ये सुनकर शायद उसे गुस्सा आ गया। वो उनकी तरफ बढ़ते हुए कहा, हे, तुम क्या यहाँ के किंग हो तो कुछ भी कहोगे? मैं बेवकूफ़ हूँ? तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हारी फैमिली बेवकूफ़ है, आने वाली जितनी भी पीढ़ियाँ है ना, वो सब बेवकूफ़ है। हाँ, पीछे वाले मैं नहीं भूलूंगा क्योंकि ईबो बेवकूफ़ नहीं है। ईबो जैसे समझ नहीं आ रहा था वो हंसे या रोए या फिर यहाँ से भाग जाए, पर वो भाग नहीं सकता, ना ही रो सकता है और ना ही हंस सकता है इस सिचुएशन में। उसे इस सिचुएशन का डटकर सामना करना होगा। तो वो अपने भाई के सामने गया और कहा, भाई,
मैं माफ़ी मांगता हूँ। मेरा मेट थोड़ा सा सनकी है, उसके पास दिमाग की थोड़ी कमी है, मुझे उसे थोड़ा सबक सिखाने की ज़रूरत है। सान जो कि मुंह खोलकर ईबो की तरफ देख रहा था कि ईबो ने क्या कहा कि वो सनकी है। किसने कहा ये? सान जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, उसने ईबो की तरफ देखकर और कहा, तुमने क्या कहा? मैं सनकी हूँ? मैं सनकी हूँ? ईबो सान के पास आया, उसे हक किया और कहा, मुझे माफ़ कर दो बाबू, पर मैं क्या करूँ, मेरा भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा है। गग्गा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जब ईबो ने उसे गगा कहा सबके सामने, मतलब उसके कान में कहा था, किसी को सुनाई तो नहीं दिया लेकिन कहा तो है, तो सान भी शांत हो गया। उसने कहा, फिर से कहो। ईबो ने फिर से कहा, गगा प्लीज़ क्या आप मेरे साथ कमरे में चलेंगे? सान ने तुरंत कहा, ठीक है चलो चलते हैं। ईबो जिसने कुछ सर्वेंट्स की तरफ देखा और कहा, मेरा और जान का खाना कमरे में भिजवा देना। ऐसा बोलकर जान का हाथ पकड़ते हुए ईबो उसे अपने कमरे में ले गया खींचते हुए। सबको तो ऐसा लग रहा था कि ईबो अब उसे सबक सिखाएगा, उसे जाकर के बहुत ज़्यादा पीटेगा और चिल्लाएगा, चीखेगा, उसे डांटेगा। तो काफ़ी सारे लोग उनके दरवाजे की तरफ जा रहे थे, कुछ लोग जो डिनर का बहाना करके वहाँ पर ट्रे लेकर जा रहे थे। गॉसिप सुनने में किसको मज़ा नहीं आता है, और ड्रैगन किंगडम के लोग इतने तो है नहीं कि वो अपने प्रिंस को प्राइवेसी दे दें। हाई क्वीन अपने अंकल के पास गए, उन्होंने में मदद की। अंकल कुरैन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, वो कह रहे थे, इस लड़के ने तो मेरी नाक में दम कर दिया है। हाई क्वीन मैं कहता हूँ इसे कल के कल इस ड्रैगन किंगडम से बाहर फेंकवा दो, ये मुझे कल नज़र नहीं आना चाहिए। हाई क्वीन जो कि मजबूर था अपने भाई के आगे, क्योंकि उसने अपने भाई की आज तक कोई भी इच्छा को टाला नहीं था, उसने कहा, मैं ऐसा कर देता, लेकिन आप जानते हैं ईबो को, हम ईबो की मर्ज़ी के बिना ये कुछ भी नहीं कर सकते। कुरैन जिसने बस एक गहरी सी सांस ली और कहा, ये लड़का, मैं इससे तंग आ गया हूँ, इसे तुमने ही बेकार दिया है, इसकी मनमानी चला चला कर। हाई क्वीन अब क्या कहे कि उसकी गलती नहीं है, ये अंकल की गलती है। अंकल ने ही तो उसे मना किया था कि वो ईबो को बिल्कुल ना डांटे, ईबो के साथ बॉन्ड अच्छा बना के रखे, तो अब सच में वो उसे डांट ही नहीं पाता है किसी भी वजह से। हाई क्वीन ने भी एक गहरी सांस ली। हाई क्वीन जिसकी भूख पूरी तरीके से मर चुकी थी ये इंसिडेंट देखने के बाद, वो तुरंत वहाँ से अपने कमरे में चला गया। कुरैन भी अपने कमरे में चला गया था। खाना तो भरपेट खाया था हमारे ईबो और जान ने, जो उसे वो सर्वेंट्स देकर आए थे, सर्वेंट्स जो कि ताक लगाए बैठे थे कब ये लोग झगड़ते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ईबो जो कि जान के पैर दबाते हुए बोल रहा था, जान गगा आप तो बहुत समझदार है ना, तो अब प्लीज़ मेरे अंकल और मेरे भाई के सामने ऐसा कुछ मत करना। सान ने कहा, ठीक है। वो अपना नाखून साफ करते हुए बोल रहा था, पर अगर उन्होंने कुछ किया तो मैं कुछ कह नहीं सकता, अगर उन्होंने मेरे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मैं छोड़ूंगा नहीं। किसी ने भी मेरे को अगर परेशान करने की इतनी सी भी कोशिश की ना, उसका उंगली बहुत छोटे से टाइम में बता रहा था कि इतनी सी भी कोशिश की, तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, अगर हो सका तो मैं उस इंसान की जान भी ले लूंगा। ईबो ने कहा, क्या? सान ने कहा, अरे बात तो सुनो, अगर वो इंसान तुम्हारे भाई और अंकल नहीं हुए तो मैं उनकी जान ले लूंगा, उन दोनों को छोड़कर। ईबो ने कहा, पर फिर भी सान तुम तो ऐसे नहीं हो ना। सान ने कहा, मेरा फीनिक्स है जो कि न्यायप्रिय नेता है, पर मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं मेरी मन की करता हूँ, अपने मन की सुनता हूँ। समझ में आई बात तुम्हें? ईबो ने बस अपना सर पीट लिया, अपने हाथ से उसे मारते हुए कहा, हे भगवान मैं कहाँ के फंस गया। सान ने कहा, क्या कहा तुमने? ईबो ने कहा, कुछ कुछ भी तो नहीं। तभी उनके दरवाजे पर नॉक हुआ, कुछ सर्वेंट्स ने कहा कि वो खाना देने आए हैं। ईबो ने खाना अंदर लिया और जान और ईबो ने भर पेट खाना खाया। थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की आवाज़ बाहर तक आ रही थी, जो सर्वेंट्स और सैनिक दोनों सुन पा रहे थे। सैनिकों से बात कर ली थी उन सर्वेंट्स ने, और वो रॉयल सर्वेंट्स थे, तो वो गार्ड्स भी मान गए थे कि ऐसा क्या ही क्या है, थोड़ा बहुत डांटनी तो पड़ेगी उस ओमेगा को। पर अंदर का नज़ारा बहुत ज़्यादा अलग था। जान था जो ईबो को डांट रहा था, बोल रहा था, तुम्हारे किंगडम के लोगों को बिल्कुल भी अकल नहीं है, देखो तो तुम्हारे अंकल को कैसे मुझे डांट रहे थे, मुझे घूर रहे थे। अगली बार से उनसे कह देना मुझसे ना तमीज़ से बात करे। और तुम्हारा भाई कैसे देखता है, मानो मुझे जिंदा गाड़ देगा। अगली बार उसने मुझे ऐसे देखा ना तो मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा। वैसे मैं तो उस पर दया कर दूंगा और दूसरा हाथ तोड़ूंगा, जिससे वो तलवार नहीं चलाता है। ये वो जिसने कहा, ठीक है मेरे बाप अब सो जा। सान ने कहा, क्या कहा तुमने? ईबो ने कहा, कुछ कुछ भी तो नहीं, मैंने बस इतना कहा कि तुम सो जाओ। गगा आप सो जाएंगे, मुझे बहुत नींद आ रही है, इसलिए हम दोनों सो जाते हैं। ऐसा कहकर ईबो जो सान को लेकर बेड पर लेट गया था, नींद तो दोनों को ही नहीं आ रही थी। कुछ देर बात करने के बाद वो दोनों सो गए थे। बाहर सर्वेंट्स एकदम हैरान थे कि ये क्या हुआ, फिर भी वो लोग वहाँ से भाग गए। और ये न्यूज़ कुछ ही देर में, मतलब रातों रात पूरे किंगडम में फैल गई थी कि ओमेगा जिसका नाम जान है, उसने हमारे प्रिंस को पोसेस कर लिया है। वो उसकी सारी बातें मान रहे हैं, उसकी नखरे झेल रहे हैं, सब कुछ झेल रहे हैं। शायद प्रिंस प्यार में है। सब लोग बस एक ही बात कर रहे थे कि प्रिंस प्यार में है।
हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? जो भी हो जैसा भी हो कमेंट जरूर करना। एंड कल हम देखेंगे कि कल क्या करता है जहान। सर के कारनामों की लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो शुरुआत हुई है, तो हम देखते हैं कल क्या होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा के बाय बाय, अपना ख्याल रखना।